और आपकी रील्स में भी तो आपने कई बार फोन के अंदर आग लगा के दिखाई है, फोन तोड़ के दिखाया, हैमर लेके। वो आग मैंने फ़ोन में नहीं लगाई है। अच्छा। वो आग बहुतों के कहाँ लगी है वो समझ गए। तो वो तरीका होता है अपनी चीज़ की प्योरिटी दिखाने का, तो उसकी भी कॉपी होने लगी बाज़ार में कंसोल सील आ गई है। अब आप आईफोन 7 में भी आप हैंडसेट को 50 बार खुलवाओ और वो सील लगवा दो और पैक करा दो, और आदमी पानी में डाल के दिखा देगा कि देखो भैया ये कभी खुला नहीं है, कभी रिपेयर नहीं है और ये जेन्युइन ओरिजिनल है। नहीं, वो खुला, वो रिपेयर हुआ, उसमें आपने सील लगा दी, वाटरप्रूफ कर देने से वो हैंडसेट ओरिजिनल अनरिपेयर्ड नहीं कहला सकता। यदि उसका डिस्प्ले ग्लास चेंज है तो मैं चैलेंज करता हूँ, आदमी के पास जो व्हीकल वो यूज़ कर रहा हो, जो गाड़ी वो यूज़ कर रहा हो, गाड़ी उसकी, मेरा सिर्फ मोबाइल ज़मीन पर रखते हैं, गाड़ी रोल ओवर कर देना, टूट गया तो गाड़ी के पैसे मैं दे दूँगा। आप जो गिफ्ट देते हैं उनका बिल पब्लिक डिमांड करती है। अगर ईयरबड 20 आपने दिया है किसी को, कहते हैं इसका बिल नहीं दिया है। मेरे पास ब्रदर एक टिश्यू पेपर भी जीएसटी बिल के साथ ही आएगा। जो मैं गिफ्टिंग का सामान, जो गिफ्टिंग ख़रीदता हूँ, वो कभी भी मैंने कैश में नहीं खरीदी, मैंने अपने अकाउंट से उसका पेमेंट किया है। और पर्टिकुलर जीएसटी पेड बिल के साथ माल तो माल, मैं सारा सामान, सारी गिफ्टिंग भी जीएसटी के साथ ही खरीदता हूँ। यदि कोई इंडिविजुअल भी हमसे गिफ्ट खरीद के जाता है कि उसको एक सामान चाहिए वाला, तो बाकायदा उसका जीएसटी पेड बिल हमारे यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। अभी आपको एक दिन के लिए बॉलीवुड स्टार बनने का मौका मिले तो आप कौन सा कैरेक्टर पसंद करेंगे? वो वैसे तो देखो सभी आदमी बढ़िया कहेगा मैं है। अमिताभ बच्चन बनना चाहूँगा, कोई कहेगा मैं सनी देओल बनना चाहूँगा, कोई कहेगा मैं संजय दत्त बनना है, सनी देओल जो भी आप बोलना चाहें। लेकिन अब मैं किसका नाम लूँ कि मैं क्या बनना चाहूँगा? मैं बनना चाहूँगा। जैसी मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ मैं बस वैसी जीना चाहूँगा। मैं किसी के अंदर जा कर के कॉपी नहीं करना चाहूँगा कि हाय मुझे वैसा बना दो। मेरी अपनी आइडेंटिटी हो, मैं कभी किसी को कॉपी ना करूँ, मेरे अपने सिद्धांत, अपने उसूल, मेरा लिविंग स्टाइल, तो आदमी ये नहीं कह सके कि मैं वो बना था। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? तो आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत स्पेशल गेस्ट हैं, पीयूष मल्होत्रा जी। उनके साथ मिलकर हम जानेंगे कि फेक और रियल आईफोन मार्केट में कैसे सेल किए जाते हैं। आप सभी को लगता होगा कि 5,000 का आईफोन, 6,000 का आईफोन, 7,000 का आईफोन आता कहाँ से है यार इतना सस्ता? तो चलते हैं पॉडकास्ट की तरफ, वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो सर कैसे हैं आप? मैं बढ़िया, आप बताइए। कैसे बेच लेते हैं आप इतने सस्ते आईफोन? मैं सस्ते नहीं, मैं तो देश का सबसे महंगी दुकान का स्लोगन लेकर के चलता हूँ, और महंगा मैं तो बेचता हूँ। मैंने कभी सस्ता फ़ोन नहीं बेचा। वो सस्ता ऑडियंस को लगता है, क्योंकि जब आप नए से कंपेयर करेंगे तो वो बहुत सस्ता ही लगेगा आपको। लेकिन बाज़ार के कबाड़ से अगर तुलना करेंगे तो मैं बहुत महंगा बोल के बेचूंगा। ये तो आपकी दृष्टि पर निर्भर करता है। एक गिलास में पानी भर दीजिए, अक्लमंद आदमी, पॉजिटिव आदमी को आधा ग्लास भरा हुआ दिखेगा, और जो दिमाग से खोखला होगा, कमज़ोर होगा, उसे आधा ग्लास खाली दिखेगा। तो ये तो अपनी पॉजिटिविटी पर निर्भर करता है। ये लोग परेशान रहते हैं आपकी दुकान से लेके, इतनी भीड़ लगा लेते हैं, पता नहीं एक फ़ोन बेचते हैं इतने सारे लोगों को बुला लेते हैं। मैं एक फ़ोन बेचने के लिए बहुत सारे लोग नहीं बुलाता हूँ, मैं एक फ़ोन की डील निकालता हूँ। अब उससे में बहुत सारे लोग इंटरेस्ट हो जाते हैं, तो ये तो मेरा सौभाग्य हुआ ना कि जनता का प्यार मिल रहा है। प्रधानमंत्री एक होता है लेकिन चाहने वाले कई होते हैं, बहुत सारे होते हैं। मैं उसी भी तरह, हाँ, तो उसी तरीके से एक चीज, मैं तो एक डील निकालता हूँ। जो मेरे पास एक मोबाइल आता है, अब उसको पसंद करने वाले इतने सारे हैं, तो ये सिर्फ मेरा एक गुड लक है। चलिए अब आपके हम लोग पास्ट की तरफ चलते हैं। आपने अपना मोबाइल बिजनेस कब और कैसे स्टार्ट किया? लोगों के मन में बड़ा क्वेश्चन रहता है कि एमएस मोबाइल शॉपी के बारे में हम लोग जाने कि कैसे स्टार्ट करा है इन्होंने बिजनेस। एमएस मोबाइल शॉपी की स्टार्टिंग 2005 में हुई थी, और 2005 में जो है उस समय टाटा इंडिकॉम और रिलायंस का दौर आया था। हाँ, और तो रिचार्ज कूपन्स होते थे और बार फोन्स होते थे। तो मैंने 2-3 पहले भी इंटरव्यू में मुझसे क्वेश्चन पूछा गया, तो मैंने तब भी यही बात बोली थी, मैं आज भी यही बात बोल रहा हूँ और आने वाले टाइम में भी यही बात बोलूँगा कि मैंने पहले अपनी लाइफ के पहले 2 सेट जो बेचे थे वो 6610 नोकिया 6610 और नोकिया का 3110 एक मॉडल आता था, जिसमें रिवर्स डिस्प्ले होती थी, ब्लैक डिस्प्ले और ग्रीन फॉन्ट से वो लिखा जाता था। ऑडियंस को तो आज मालूम भी नहीं होगा। तो वो मॉडल मैंने 100-100 200 रुपये घाटे पे बेचे थे। इनफैक्ट ये समझ लीजिए, जैसे 1500 रुपये का मोबाइल था तो मैंने उसे 1400 रुपये का बेच दिया था, और जो 1600 रुपये का मोबाइल था उसे 1500 का मैंने बेचा था, क्योंकि मैं उसे रखे रखे मुझे हफ्ता 10 दिन हो गए थे, और मेरे अंदर घबराहट इतनी हो गई थी कि मैं इसको बेच नहीं पा रहा हूँ। आई एम ए फेलियर बिजनेसमैन। तो घबराहट के मारे मैंने कहा मैं इसको हटाता हूँ, मैं इसको 100-100 रुपये घाटे में मैंने बेच दिए थे। बिक गए थे वो दोनों फोन? हाँ, देखिए ये पब्लिक क्या, ये तो ह्यूमन नेचर है। कोई भी चीज़ अगर सस्ती मिलती है तो इंसान उसको ख़रीद लेता है।
तो फिर उसके बाद आपने क्या किया? 2 मोबाइल बेच के रुके क्यों नहीं आप? उसके एक होता है कि गिरने के बाद भी चलने की ललक इंसान के अंदर होनी चाहिए, तो वही मेरे अंदर थी। मैं रुका नहीं, लेकिन मैंने पॉज लिया। मैंने उन पैसों से रिचार्ज कूपन्स वगैरह डाले थे। अच्छा। और रिचार्ज कूपन्स डालने के बाद मैं उनको सोल्ड आउट करता था, तो 10 रुपये पे 25 पैसे हमें मिलते थे। और उस दौरान जब रिचार्ज कूपन्स की सेल निकली तो टाटा इंडिकॉम के जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं वो आए, उन्होंने मुझे कुछ हैंडसेट दी कि भैया ये रखो आप। वो ऑन द सेल बेस आए, तो जब मेरे वो हैंडसेट बिके ऑन द सेल बेस तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बूस्ट हुआ। वो कॉन्फिडेंस बूस्ट होने के बाद मैंने फिर से एक बार छलांग लगानी चाहिए कि मैं सेकेंड हैंड हैंडसेट रख के देखूंगा। तो मैंने सेकेंड हैंड हैंडसेट रखा, और टू बी वेरी फ्रैंक ऑन द स्क्रीन बोलूँगा कि मुझे जब वो मैंने हैंडसेट बेचा था तो उस ज़माने में 7610 एक फ़ोन आता था मल्टीमीडिया जिसमें कार्ड लगता था, तो 6500 का मैंने लिया था। और ये सोच के लिया था कि इसको मैं अपने लिए रख लूँगा। मैं बैठा हुआ था, सडन कस्टमर आया, तो मैं किस ध्यान मूंद में था मुझे पता नहीं, मैं कंफ्यूज हो गया कि ये सेट जो है मैंने 7500 का लिया, लेकिन मैंने वो 6500 का लिया था। अच्छा। तो कस्टमर आया तो मैंने उसको 8500 यानी 8500 बता दिए। कस्टमर ने कहा 7500 लेने हैं, तो मेरे को एकदम ध्यान आया। मैंने कहा नहीं यार, मैं तो गलत बोल गया। मैंने कहा हाँ, मैंने 6500 का लिया हुआ है। लेकिन अब वो एक क्रेज़ उठा के चलो 1000 मिल रहे, तो 1000 रुपये उस आदमी के लिए क्या वैल्यू रखते होंगे जो 100 रुपये घाटे में सेट बेचने को तैयार हो गया। मीन्स 100 रुपये की भी उसको वैल्यू दिखाई दे रही थी। 1000 रुपये जब मुझे देखे तो ईश्वर ने मुझे आशीर्वाद दिया। मैंने वहाँ से स्टार्ट किया, तो फिर ललक मेरे अंदर जागी कि नहीं, मोर गेन, मोर रिस्क एंड मोर गेन। आप तब ये समझ में आया कि अब धीरे धीरे चीज़ें हाँ, आगे इसको करना चाहिए, इसको करूँगा। क्योंकि जब आईफोन लॉन्च नहीं होता उससे सेम डे या उसके अगले दिन ही आपके पास आ जाता है, तो क्या डायरेक्ट एप्पल के मालिक से कांटेक्ट रहता है? नहीं, कुछ सीक्रेट्स ओपन नहीं करने चाहिए। अगर सभी कुछ ओपन कर दूंगा तो फिर एमएस को कौन पूछेगा। नहीं, सही बात है, क्योंकि अक्सर मार्केट में ही देखा गया कि जिस दिन 16 लॉन्च हो रहा है 16 आपके स्टोर पे मिल रहा है। हाँ बिल्कुल। फोल्ड 7 लॉन्चिंग से 2 दिन पहले मेरे पास था। फोल्ड 7 जो अभी लॉन्च हुआ है रिसेंट में, वो लॉन्चिंग से पहले 2 दिन पहले मेरे पास था, और मैं ऑन द स्क्रीन प्राउडली बोलूँगा कि 20,000 रुपये कम में था। 20,000 रुपये कम में? 20,000 रुपये डाउन में था। हाँ, यहाँ पे मेरा ड्रॉबैक है, अभी आदमी एग्रेसिवली मुझे बोल दे कि लाओ 100 पीस मेरे हो गए। नहीं, मेरे पास 2 या 1 है। जितनी मेरी एफिशिएंसी है मैं उतना ही बोलता हूँ। 1 रख करके 100 के दावे नहीं करूँगा। 100 अंदर होगा तो 1 दिखा दूंगा कि 1 पड़ा है मेरे पास। वो आवाज़ी जिसे कहते हैं ना, कार्टेज, वो नहीं है कि मैं जो है अनाउंसमेंट बड़ी बड़ी करूँ और माल ना निकले। सही बात है। आगरा से स्टार्ट करके दिल्ली फरीदाबाद तक अपना नाम बनाने का सफर कैसा रहा आपका? सफ़र क्या, ईश्वर का आशीर्वाद। क्या आप followers फोन यहाँ से बस में रख के चल दिए थे दिल्ली से बेचने के लिए? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ईश्वर के आशीर्वाद से बस का सफ़र शायद मैंने आज तक किया ही नहीं है। हाँ। ये तो बाबा का आशीर्वाद रहा कि जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने इस लायक बनाया शुरू से। एक दिमाग में इंसान कोई चीज़ ठान लेता है तो फिर वो चीज़ मुकम्मल होती ज़रूर है, मुकाम पे पहुंचती ज़रूर है। फॉलोअर्स का मैसेजिंग रेगुलरली आना कि आप भैया दिल्ली स्टोर जो है कीजिए, और इतनी दूर नहीं आया जाता है, तो उस बिहाफ पे हमने प्लान किया कि दिल्ली करते हैं। अभी अन्य सिटीज़ का भी प्लान चल रहा है, बट वो डोंट टेल योर प्लानिंग, जस्ट शो द रिजल्ट वाली पॉलिसी पे मैं जो है एप्लीकेबल रहता हूँ। तो बाकी चीज़ें बाद में ही ओपन करूँगा। फिलहाल तो इतना था कि हाँ, दिल्ली फॉलोअर्स का प्यार लेके आया। तो एमएच मोबाइल शॉप का जो सीक्रेट है जो दूसरों की दुकानों से अलग कैसे बनाता है? मेरे पास देखिए सीक्रेट कुछ नहीं है। सबसे बड़ी बात है, अगर सीक्रेट फिर ओपन कर दूंगा, क्योंकि बाज़ार में कॉपीबाज बहुत रहते हैं। आदमी कॉपी पहले करता है। मुझे ध्यान है जब हमने ये रील स्टार्ट की थी तो शायद कोई भी आगरा में नहीं था। फिर चलते चलते चलन आ गया, अब हर इंसान वो करने लग गया। अच्छी बात है, किसी को कॉपी करना, उसको अपना आदर्श बनाना बहुत अच्छी बात है। किसी को कॉपी करना, क्रिटिक्स करना, उसकी बुराई करना बहुत गलत बात है। जैसे सुबह भी कस्टमर्स आए थे तो उन्होंने बताया कि आपके यहाँ पे बताया गया कि आज दुकान बंद रहेगी। तो किसी की भी एक, मुझे जैसे अभी मैं एक किस्सा बताता हूँ। अभी मैं पार्किंग की तरफ कार के पास जा रहा था तो एक बच्चा आया, उसने मुझे बोला भैया मैं आपकी वीडियोज़ देख के ना सेम आपकी ऐसी वीडियोज़ बनाता हूँ। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि वो मुझसे कुछ सीख रहा है, मुझसे कुछ अच्छा गेन कर रहा है, उसको बिजनेस मिल रहा है। लेकिन वहीं पे अगर वो चीज़ ये बोलता कि कॉपी करके वो हमारी क्रिटिसिज्म करता, तो वो चीज़ उसके संस्कार। तो सीक्रेट ओपन करने के लिए मैं यहाँ पे बोलूँगा कि स्पेशलिटी क्या दिखाती है। तो मैं एक हिंट देता हूँ, मेरे पास एक ऐसा ग्रेफाइट सॉल्यूशन है जिसे मैं अपने ग्लास पे लगा देता हूँ और मैं उसको लगाने के बाद उसको कितनी भी तरीके से फेंकता हूँ तो वो टूटता नहीं है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो मेरा सेट है, वो ग्रेफाइट सॉल्यूशन जो है वो कस्टमर को भी प्रोटेक्टेड रखेगा कहीं ना कहीं, कि उसका हैंडसेट ब्रेक ना हो, टूटे नहीं। तो कुछ सीक्रेट्स ऐसे हैं जो शायद जब तक विरोधी
यहाँ पे पहुँचेगा, शायद मैं एक अगली सीढ़ी पे पहुँचूंगा ताकि मेरे कस्टमर्स, मेरे फॉलोअर्स खुश रहें। नहीं, आपकी बुराई तो मार्केट के लोग ही आपकी करते हैं कि ऐसा दुकान है, पुराने फ़ोन है रखे हुए बेच देते हैं, कहीं से भी ले आते हैं। देखिए, बोलने वाले का मुंह थोड़ी ना पकड़ा जा सकता है, उनकी इच्छा है वो कुछ भी बोलें। तकलीफ़ भी उसी से ही होती है जिससे इंसान को जलन होती है, जिससे जलन नहीं होगी उससे आपको तकलीफ़ भी नहीं होगी। और मैं तो चाहता हूँ कि सुबह दोपहर शाम रात सपनों में ये मेरी इतनी बुराई करें कि मेरे को ईश्वर जो है इस तरह से आप लोगों का प्यार, सबका जनता का मिलता रहे। उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन कितनी बुराई कर रहा है। पढ़ना भी नहीं चाहिए, बिल्कुल अच्छे नहीं पड़ता लोगों है। मैं खुश, कुछ लोग अपनी तारीफ़ सुन के खुश होते हैं, पर मैं अपनी बुराई सुन के खुश होता हूँ। को, जिससे हमें ये पता चल सके क्या कमी रह गई है। ऐसा एग्जैक्टली, आप पर अक्सर उंगली वही उठाएगा जिसकी छूने की आपको औकात नहीं होगी। क्या बात कही है। आज के समय में लोग ज़्यादा ऑनलाइन बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, और ऑनलाइन बिजनेस के दौर में आपने अपने ऑफलाइन बिजनेस को इतना टाइट कर रखा है, हाउ इज पॉसिबल। मोस्टली आदमी ऑनलाइन खरीदता है, तो आप ऑफलाइन लोगों का प्यार अभी भी, आज भी हम लोगों ने देखा इतनी सारी भीड़ खड़ी हुई थी वहां पर, कैसे मतलब कैसे ब्रेक बनाया हुआ है आपने। देखिए, ऑनलाइन पे आदमी इसलिए स्विच आउट हुआ, उसको सर्विस मिली और सस्ता मिला। जब सर्विस और सस्ते का आप आकलन करेंगे तो उसमें सस्ता जीत जाएगा, सर्विस डाउन पे आ जाएगी। ऑनलाइन से प्राइस, मेरे प्राइस कैसे भी कंपेयर कर ले कस्टमर, कैसे भी, उसको बस समझना पड़ेगा। पहले ग्लांस में सुनेगा, उसको लगेगा बहुत महंगा है, लेकिन पूरा टोटल ऑफर, उसके साथ मिलने वाली चीज़ें, सबका आकलन जब वो लगा देगा तो उसको बहुत सस्ता दिखेगा। और कहीं ना कहीं समय के साथ चल रहे हैं, चीज़ें लोगों को पता कैसे लगी, उसके लिए तो हम ऑनलाइन पे ही आए। लेकिन ऑनलाइन पे घर बैठे आदमी के साथ विश्वासघात ना हो, उसके लिए हमने ऑफलाइन को स्विच आउट नहीं किया। आप यहाँ पे आइए, अपनी आंखों से अपने प्रोडक्ट को देखिए, अपना ट्रस्ट बिल्ड कीजिए, फिर उसके साथ मिलने वाली चीज़ यदि आपको नहीं भारी है तो उसका कैशबैक हमसे लेके जाइए और तुलना करेंगे तो बहुत सस्ता पड़ेगा। इसलिए आदमी आज के दौर में ऑनलाइन और ऑफलाइन की तुलना में ऑफलाइन पे इसलिए थोड़ा सा सर्च आउट कर रहा है मेरे को, क्योंकि प्राइस मैंने ऑनलाइन वाले दे दिए, सर्विसेज ऑफलाइन पे इसलिए दे रहा हूँ कि आप आगे देखिए, और यदि उसका मेरे से विश्वास बनता है तो घर बैठे डिलीवरी हम कराते हैं, वो ऑनलाइन का भी लुत्फ उठा सकता है। इट्स ऑल द गेम अबाउट ट्रस्ट। अभी आपने गिफ्ट की बात करी, काफी लोग कमेंट करते हैं कि इतने लोग बुला लेते हैं, गिफ्ट नहीं देते हैं, जबरदस्ती हल्ला मचाते हैं, गिफ्ट देंगे आज, गिफ्ट बांटेंगे। ठीक है, तो किसको नहीं मिल पाता है गिफ्ट। मेरी एक भी वीडियो दिखा दीजिए जिसमें मैंने बोला हो आज गिफ्ट बांटेंगे, आट जाओ, और मैंने गिफ्ट ना दिया हो। कोई भी एक वीडियो जो बोल रहा है, वो अगर ऐसी कोई मेरी एक वीडियो दिखा देता है, आपके चैनल के माध्यम से भी देखने वाले बंदे के लिए मैं बोलूँगा, वो मेरी एक ऐसी वीडियो बना दे कि मैं बोल दूँ कि आ जाओ मैं सबको गिफ्ट दूंगा, तो मैं प्रत्येक व्यक्ति को एक एक आईफोन 14 प्रो मैक्स गिफ्ट करूँगा। उसमें साफ क्लियर किया जाता है कि मैंने एक सेट निकाला है या 2 सेट निकाले हैं या 5 सेट निकाले हैं, उनकी स्लिप्स डलेंगी, जिसकी स्लिप निकले वो ले जाना। स्लिप भी मैं नहीं निकालूंगा, स्लिप भी जनता का ही आदमी कोई भी चुन ले, जनता उससे निकलवाए, और जिसका नाम निकाले गिफ्ट सामने पड़ा है उठा करके ले जाए। उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, कोई फिक्सिंग नहीं, कोई प्लानिंग नहीं। तो मोबाइल की इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा चैलेंज आपको क्या लगा। चैलेंज तो नहीं कहेंगे, एक थोड़ा सा जैसे कहते हैं कि जो प्रोडक्ट हम छांट करके निकाल के लेके आते हैं, जो स्कीम हम अपने दिमाग से सोच करके लेकर के आते हैं, जो हम एक क्राइटेरिया हम बनाते हैं, तो कुछ जैसे फ्रॉड या बिल्कुल थर्ड ग्रेड का कोई आदमी अगर कोई होता है तो वो उस चीज़ को या तो मैं कहता हूँ कॉपी करेगा, या उस प्रोडक्ट को डाउनग्रेड कंडीशन में ला करके आपको ये करके दिखाना चाहेगा कि यू आर नॉट अ गुड बिजनेसमैन, आप उस चीज़ को सस्ता बेच रहे हैं। तो उसका जवाब देने के लिए हमें वो प्रोडक्ट ख़रीद के रखना पड़ता है, क्योंकि हम उस प्रोडक्ट को बेच भी नहीं सकते हैं, तो हमारा एक डंप रह जाता है दिखाने के लिए जब कस्टमर आता है। फॉर एग्जांपल, मैं अगर आईफोन 13 एग्जांपल है सोल्ड आउट करता हूँ 30,000 रुपये का ओरिजिनल जेन्युइन, उसकी डुप्लीकेट डिस्प्ले की दिल्ली का रेट ऑन द स्क्रीन ओपन कर रहा हूँ 18 से 19,000 रुपये है। तो वो कबाड़िया उस 18 से 19,000 रुपये के हैंडसेट को लेके आएगा, उसमें ग्लास और चेंज करा देगा तो 1,000 रुपये का चेंज हो जाएगा, उसकी कॉस्टिंग आएगी 20,000 रुपये। उसके बाद वो बैक ग्लास चेंज कराएगा तो बैक ग्लास की कॉस्टिंग आएगी 500 रुपये। तो 20,500 से 21,000 रुपये में एक ब्रांड न्यू दिखने वाली कंडीशन का हैंडसेट, दोनों जो मेरी जैसी कंडीशन दिखने के लिए सिमिलर हो जाएगा, तो वहाँ पर उसका प्राइस रखेगा 25,000। तो वो एक चैलेंज बनता है कभी कभी कि भैया वहाँ 25 का मिल रहा है, आपका 30 का क्यों, आप महंगा बेच रहे हो, आप लूट रहे हो। तो उसमें मेरे पास एक ही जवाब होता है, दोनों हैंडसेट उठाइए, सेम हाइट पर रखिए और छोड़ दीजिए। आपको अपने पता चल जाएगा, अपने आप पता लग जाएगा कि नकली ग्लास और असली माल में क्या फ़र्क होता है। और आपकी रील्स में भी तो आपने कई बार फ़ोन के अंदर आग लगा के दिखाई है, फ़ोन तोड़ के दिखाया है, हैमर लेके।
वो आग मैंने फ़ोन में नहीं लगाई है। अच्छा। वो आग बहुतों के कहाँ लगी है वो समझ गए। तो वो तरीका होता है अपनी चीज़ की प्योरिटी दिखाने का, तो उसकी भी कॉपी होने लगी बाज़ार में कंसोल सील आ गई हैं। अब आप आईफोन 7 में भी आप हैंडसेट को 50 बार खुलवाओ और वो सील लगवा दो और पैक करा दो, और आदमी पानी में डाल के दिखा देगा कि देखो भैया ये कभी खुला नहीं है, कभी रिपेयर नहीं है और ये जेन्युइन ओरिजिनल है। नहीं, वो खुला, वो रिपेयर हुआ, उसमें आपने सील लगा दी, वाटरप्रूफ कर देने से वो हैंडसेट ओरिजिनल अनरिपेयर्ड नहीं कहला सकता। यदि उसका डिस्प्ले ग्लास चेंज है तो मैं चैलेंज करता हूँ, आदमी के पास जो व्हीकल वो यूज़ कर रहा हो, जो गाड़ी वो यूज़ कर रहा हो, गाड़ी उसकी, मेरा सिर्फ मोबाइल, ज़मीन पर रखते हैं, गाड़ी रोल ओवर कर देना, टूट गया तो गाड़ी के पैसे मैं दे दूँगा। तो फिर असली आईफोन की पहचान कैसे करेंगे हम? देखिए फिर मैंने वही वाली बात बोली, फोन अगर तोड़ के? मैं नहीं, तोड़ के नहीं, अगर मैं ये, वैसे तो देखिए कस्टमर अगर नॉर्मली ख़रीद रहा है फ़ोन कहीं से भी, वो फ़ोन असली है हाँ। कि नहीं असली, उसके लिए सिंपल सा है, चेकिंग माय आईफोन का आप गूगल कर लीजिएगा या चेक माय आईफोन डाल दीजिएगा, उसके अंदर एक कॉलम लिखा हुआ आ जाता है सीरियल नंबर। उस सीरियल नंबर को आप अपने हैंडसेट में जो आप ख़रीद रहे हैं उसमें सीरियल नंबर में आप उस सीरियल नंबर को निकाल के वहाँ पे आप फिल कीजिए, और फिल करने के बाद वो आईफोन का पूरी हिस्ट्री आपको निकाल के दे देगा, कब ये लॉन्च हुआ था, कब ये सोल्ड आउट हुआ, इसका आईएमई नंबर के बॉडी का कलर क्या है। तो उस ईच एंड एवरी, अगर वो डिटेल डिस्क्रिप्शन, वो उसकी पूरी नॉलेज एक्नॉलेजमेंट पूरा अगर आईफोन दे रही है तो वो जेन्युइन है, अगर वो नहीं दे रही है तो वो फेक है। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको बता रहा हूँ वो चीज़ ये नहीं दर्शा सकती कि उसकी डिस्प्ले लोकल है, वो कभी रिपेयर हुआ है कि नहीं हुआ है, वो नहीं बता सकती। उसके लिए आपको क्या करना है, MS मोबाइल शॉपी। अगर कोई छोटा व्यापारी ये चाहे कि वो भी आपकी तरह अपने बिजनेस को ग्रो करे, तो उसको आप क्या टिप्स देना चाहेंगे? जो ग्रो करना चाहता है तो उसको ग्रो करना चाहिए, उसको ग्रो करने का अधिकार है। सिर्फ शुद्धता, प्योरिटी, ईमानदारी से काम करें। ग्राहक को कभी लूटने के दृष्टिकोण से अपना माल ना भरें कि अरे यार इसका बैक ग्लास चेंज करा देता हूँ, अरे भाड़ में गया कस्टमर, अरे उसे क्या पता लगने वाला है। नहीं, कस्टमर को अपना फैमिली मेम्बर मान लेना, ये सोच के ख़रीदना कि मेरे भाई को सेट जा रहा है, मैं उसको कैसा सेट दूं। ये सोच यदि आपने अपने मन में निश्चय कर ली ना, तो ईश्वर अपने आप कस्टमर आपको भेज देगा। और आपकी सोच ही चोरों वाली है कि अरे भाड़ में जाने दो। कौन आदमी कितनी मेहनत से पैसा कमा करके ला रहा है और उसके कितने अरमान हैं एक मोबाइल हैंडसेट को लेकर के भी, ये आप नहीं जानते। आज कई बच्चों को मैं देखता हूँ जिनके 10,000 रुपये भी इकट्ठा करना भारी पड़ जाते हैं, लेकिन सपना है मुझे आईफोन चलाना है। तो ऐसे बच्चे के मेहनत किए हुए पैसे मैं इसलिए लुटवा दूँ कि अरे भाड़ में जाने दो, मुझे क्या मतलब है। यहाँ मोस्ट प्रोबेबली मैं यही देखता हूँ, अरे दे दो, अरे लौट के नहीं आएगा तो क्या हुआ, अरे एक बार की बात है, अरे जाने दो। बहुत सारे ऐसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जो शायद मैं कैमरे पे यूज़ नहीं करना चाहता हूँ। तो उन चीज़ों को देख के मुझे दुख लगता है कि आप कस्टमर को अपना फैमिली मेम्बर मान के प्योरिटी से अपने माल को रखिए, आपकी दुकान निश्चित रूप से चलेगी। आप लगभग सभी बॉलीवुड सेलिब्रिटीज से मिल चुके हैं, सबसे यादगार मुलाकात किसके साथ रही? यादगार मुलाकात, ऐसे तो देखो बहुत सारे इंसिडेंट हैं, मैं सभी का नाम लूँगा। करण जौहर से मैं बोलूँगा मेरी जो मुलाकात थी वो बड़ी असमंजस वाली थी, जैसे कहूँगा भाई, जो संजय दत्त जी हैं या सनी देओल जी हैं या बॉबी देओल हैं, धर्मेंद्र अंकल हैं, उनको मिलना एक अलग वो था कि मुझे भी पता था मैं उनसे मिलने जा रहा हूँ और सब चीज़ प्रोटोकॉल के अंडर थी। लेकिन करण जौहर के साथ जो मीट थी वो बड़ी एक्सीडेंटल मीट थी और इतनी प्यारी मीट थी कि उसको एक्सप्लेन करना भी मेरे लिए जो है बहुत वो हो जाएगा थोड़ा सा, कि मतलब आदमी शायद उस चीज़ को कहेगा कि थोड़ी सी फेंक रहा है, तो मैं शायद उसको डिस्कस करूँ नहीं करूँ वो मैं नहीं, कोई बात नहीं। अभी देओल फैमिली के साथ काफ़ी आपके कनेक्शंस देखे गए हैं, तो उनके संग रिलेशनशिप है या दूर से कैसा भाईचारा है? देखिए, भाईचारे और रिलेशन में फ़र्क कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ दिल की गहराइयों का, तारों का जुड़ाव होता है। आप किसी से प्यार से बात करते हैं, कोई आपसे प्यार से बात करता है तो आपके रिलेशन बन जाते हैं। यदि आपसे कोई बात नहीं करता है तो आपके रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं, चाहे वो ब्लड रिलेशन हो, चाहे वो पड़ोसी का रिलेशन हो, चाहे फॉलोअर का हो। तो इट्स ऑल अबाउट गिव एंड टेक। आपको कौन कितना प्यार दे रहा है उस हिसाब से आपके मन में भी रिस्पेक्ट आती है और सामने वाले के मन में आपके लिए आती है। तो इट्स ऑल अबाउट रिलेशन के बहुत प्यार मिलता है और अच्छा लगता है, तो इसको मैं रिलेशन ही मानता हूँ। कभी कभी आईफोन की टच काम नहीं करती है, कभी हम लोग पी दबाते हैं तो पी हैंग हो जाता है, स्पेस देते हैं तो स्पेस पे अटक जाता है। क्या वो फ़ोन नकली होता है? ये नकली नहीं होता, कभी कभी ओरिजिनल हैंडसेट्स के अंदर भी टच का इशू आ जाता है। अब उसे कैसे चेक किया जाएगा, उसके लिए
गलती ये हुई है कि अभी यहाँ पे आईफोन नहीं है, लेकिन हर हैंडसेट मॉडल के अंदर सर्विस टेस्ट होता है, उसके कुछ कोड्स होते हैं, आप गूगल से निकाल सकते हैं, हाउ टू चेक माई आईफोन। उसमें एक क्लस्टर बना हुआ आता है, उस क्लस्टर को आपको स्क्रीन पे घुमाना होता है। वो अगर होता तो मैं आपको समझा सकता था, लेकिन मेरे पास अभी सैमसंग का मॉडल है। तो सैमसंग में मैं आपको बता दूँ तो सैमसंग के अंदर चेकिंग के लिए कोड आता है *#0*#। जब आप इसे डायल करेंगे तो इस तरह से कुछ सारे स्क्रीन के open ऑप्शंस आ होते हैं। जाएंगे। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कहीं इसमें वाटर मार्क तो नहीं है, जैसे आपने रेड दबाया तो रेड में यहाँ पे देखिए 2 डॉट्स आ गए। जब आप सेट यूज़ कर रहे थे तो उसमें आपको नहीं दिख रहा था, लेकिन यहाँ पे ये दर्शा देगा कि इसके अंदर कहीं ना कहीं पानी के वाटर ग्रैनुल्स जा चुके हैं। अब आपकी टच काम नहीं कर रही है तो आपको टच पे जाना है और ये सारे ब्लॉक्स आपको उसके भर देने हैं। यदि आपका कोई भी ब्लॉक भरने से रुक जाता है तो दैट मीन्स आपकी टच जो है वो प्रॉपर वर्किंग में नहीं है। और यदि ये सारे ब्लॉक्स ये भर देता है तो इसमें एक पास लिखा हुआ आ जाएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये फिल करके ये पूरे ब्लॉक्स भर जाएंगे, दैट मीन्स इसकी टच प्रॉपरली वर्क कर रही है। और अगर कोई ऑप्शन पास, यदि कोई भी ऑप्शन इसका फिलअप नहीं होता है तो आपको मैसेज टाइप करने में या कुछ भी यूज़ करने में कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम जाएगा। तो इस तरह से बहुत सारे सर्विस टेस्ट आते हैं जो आप कहीं से भी चेकआउट करके अपने हैंडसेट को वेरीफाई रेक्टिफाई कर सकते हैं कि वो एक्चुअली जेन्युइनली वर्क कर रहा है कि नहीं। आप जो गिफ्ट देते हैं उनका बिल पब्लिक डिमांड करती है। अगर ईयरबड भी आपने दिया है किसी को, लाइक और भी कोई प्रोडक्ट दिया है, तो कहते हैं इसका बिल नहीं दिया है। मेरे पास ब्रदर एक टिश्यू पेपर भी जीएसटी बिल के साथ ही आएगा। जो मैं गिफ्टिंग का सामान, जो गिफ्टिंग ख़रीदता हूँ वो कभी भी मैंने कैश में नहीं ख़रीदी, मैंने अपने अकाउंट से उसका पेमेंट किया है। और पर्टिकुलर जीएसटी पेड बिल के साथ माल तो माल, मैं सारा सामान, सारी गिफ्टिंग भी जीएसटी के साथ ही ख़रीदता हूँ। यदि कोई इंडिविजुअल भी हमसे गिफ्ट ख़रीद के जाता है कि उसको एक सामान चाहिए वाला, तो बाकायदा उसका जीएसटी पेड बिल हमारे यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा। और यही मेरा स्लोगन है कि बहुत सारे चोरों ने बाज़ार में धंधा शुरू कर दिया कि इसका बिल नहीं आता है, ये अरे ये इम्पोर्टेड है। आप वो काम ही क्यों कर रहे हो कि जिसके अंदर सरकार के टैक्स की चोरी हो रही है। आप वही काम कीजिए जिससे सरकार को टैक्स पे कीजिए और क्लियर कट थ्रू आउट वाइट कॉलर बिजनेस कीजिए, जिससे ना सरकार को नुकसान हो ना कस्टमर को। तो आप जो भी ये फ़ोन सेल करते हैं उसका जीएसटी बिल देते हैं ईच कस्टमर को? एंड एवरी हैंडसेट, एक एक हैंडसेट हमारा एक एक चीज़ विद जीएसटी बिल एज़ पर स्टॉक में रजिस्टर्ड है। और एक एक चीज़ का बिल हमारे यहाँ मिलेगा ही मिलेगा विद जीएसटी। अभी आपने दिल्ली में अपना इवेंट किया था, वहाँ पर आपके काफ़ी बड़े बड़े यूट्यूबर वहाँ पर आपने बुलाए थे, तो सबसे अच्छा एक्सपीरियंस किसके साथ रहा? पब्लिक के साथ। पब्लिक के साथ रहा। पब्लिक है तो यूट्यूबर्स है। यूट्यूबर कैसे बने? पब्लिक से बने। मेरे लिए यूट्यूबर जो आए उनका दिल से मान सम्मान है, ऑनर ऑफ रिगार्ड है, दिल से स्वागत है सभी का, क्योंकि वो नहीं होते तो इवेंट सक्सेसफुल नहीं होता। लेकिन अगर पब्लिक नहीं होती तो वो सब नहीं होते। तो सबसे पहले धन्यवाद पब्लिक का, जिन्होंने वहाँ आके प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई। और धन्यवाद सभी यूट्यूबर्स का जो आए, जिन्होंने वहाँ पे अपना सपोर्ट दिया। इनफैक्ट वहाँ पे सिचुएशन कंडीशन ऐसी आ गई थी कि बैठने की जगह नहीं थी यूट्यूबर्स के लिए भी, लेकिन उन्होंने भाईचारा निभाया, वो खड़े रहे, उन्होंने कोऑपरेट किया। तो सभी को दिल से थैंक यू भाइयों को। अंकित बैनपुरिया भाई के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अंकित के लिए मैं इतना कहना चाहूँगा, ही इज़ अ इंस्पिरेशन मशीन फॉर यंगस्टर्स। और जैसे कहते हैं ना कि आदमी के पास पैसा आ जाने के बाद एक घमंड, एक नए नए स्टाइल ईजाद हो जाते हैं, तो वो नहीं हुआ। इंसान जो है वैसा ही रहे। तो अंकित ने जो मैं कहूँगा कि अपना स्टाइल नहीं बदला है, अपने अंदर घमंड नहीं लिया है, डाउन टू अर्थ आज भी वही चीज़ें, तो वो कहूँगा ही इज़ अ इंस्पिरेशन मशीन फॉर यूट्यूबर्स, फॉर यंगस्टर्स। कि मेहनत करने के बाद सक्सेस मिली, तो सक्सेस मिलने के बाद मेहनत नहीं छोड़ी, ही इज़ स्टिल ऑन हिज पाथ। तो अप्रिशिएबल। अभी भी पब्लिक आपको ब्लेम करती है कि आप बड़े बड़े यूट्यूबर्स को बुला के ट्रैफिक चक्का जाम करा देते हैं अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए, ये सब करने के लिए। पिक्चर में एक गाना सुना था आपने, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो लेट देम स्पीक। आपका चाहने वाला उसको अप्रिशिएट करेगा और जलने वाला तो देखो धुआं एक्सपोज करता ही रहेगा। तो आई डोंट केयर अबाउट दैट थिंग कि चिढ़ने वाला क्या कह रहा है या जलने वाला क्या कह रहा है। मेरे हिसाब से मैंने आगरा में प्रोग्राम्स नहीं किए। अब अगर आगरा में प्रोग्राम्स करूँगा तो कुछ लोग खुशी होगी कि आगरा में यूट्यूबर्स आए, और कुछ लोग जल जाएंगे कि दिखावा कर रहा है। ये तो मैंने बोला ना, आदमी की सोच पर निर्भर करता है, उसके दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, वो देखता किस नज़रिए से है। एक इसी के अंदर एक एड ऑन शायद 2022 या 2023 में बॉबी कटारिया जी भी आए थे। बॉबी कटारिया, हाँ हाँ, उनके संग कैसा एक्सपीरियंस रहा था? बॉबी तो क्या बोलूँ मैं, एक ना
इसे कहते हैं यारबाज, मीन्स यारी दोस्ती वाला आदमी। तो वो यारी यार आ रहा, बस दैट्स इट, इतना बोलूँगा। उसके बाद मेरी कभी फिर मीट नहीं हुई, फिर कुछ विवाद भी पड़ गए थे, उसके बाद लिंक ख़त्म से ही हो गए, मीन्स टच रहा नहीं। तो अब क्या प्रेजेंट सिचुएशन है, अब मुझे कुछ ऐसा आइडिया नहीं है। मैं समझ सकता हूँ, समय के हिसाब से कुछ समय के चीज़ें हिसाब से, बदलनी हाँ, पड़ती जी जी, परिवर्तन ही जीवन का नियम है। हैं। अगर आप मोबाइल शॉप के बिजनेस में नहीं होते तो क्या कर रहे होते? जो ईश्वर कराते। नहीं, ईश्वर क्या कराते, ये तो कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि व्यक्ति को खुद से मेहनत करनी पड़ती है कुछ पाने के लिए। मेरे ख्याल से मैं एक्टिंग लाइन देखता, या मे बी अगर एक्टिंग लाइन में सक्सेस नहीं मिलती तो शायद मैं कार्स की तरफ रुझान कर जाता, क्योंकि मुझे कारों का शौक़ है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में जाता है, मोबाइल नहीं तो ऑटोमोबाइल। मोबाइल नहीं तो ऑटोमोबाइल, उसका आगे ऑटो लग ही जाता है। मोबाइल लग जाता है। ठीक है, एक ये नया मुद्दा प्रेजेंट में चल रहा है। प्रेमानंद महाराज जी ने कुछ बयान कहे हैं महिलाओं लड़कियों को लेकर, उनके ऊपर लड़कियां बोल रही हैं कि प्रेमानंद महाराज जी, एक दो रील में मैंने देखा उनको पागल शब्द का यूज कर रहे हैं कि वो पागल हो गए हैं, वो कुछ भी बोल रहे हैं। तो क्या लगता है आपको, भक्ति सच में है? वो जो बोल रहे हैं नए युवकों के लिए, युवतियों के लिए, क्या वो सही है? देखिए, इंसान कोई भी रील या कोई भी दृश्य देखता है, जब तक उसके दिमाग में, जहन में ताज़ा रहता है, तभी तक वो उसको एक्सेप्ट करता है। मैं झूठ नहीं बोलूँगा, मैंने वो प्रेमानंद जी का जो बयान है, जो टिप्पणी है, वो नहीं सुनी है। मैं एक निजी तजुर्बा बता रहा हूँ। प्रेमानंद जी मार्गदर्शन कर रहे हैं, इंसान का सबसे ज़्यादा मार्गदर्शन होता है शमशान घाट। हिंदुओं में शमशान घाट जा कर के जब इंसान वहाँ जाता है ना, तो वहाँ उसके दिमाग में बहुत सारी बातें आती हैं। अरे बस यही जीवन है, अरे यार देखो सब छोड़ के चला गया, क्या था, हम किस लिए भाग दौड़ कर रहे हैं। और वहाँ से बाहर निकलते ही हम सब कुछ भूल जाते हैं। यही सेम होता है सत्संग और प्रवचन और गुरु कोई भी होते हैं तो उनकी बात सुनने का। जब तक हम उसको सुनते हैं, वो चीज़ ताज़ा रहती है, हम उसको एप्लीकेबल करते हैं। वरना फ्रिक्शन ऑफ मिनट्स के बाद वो हटते ही, अपनी जिम्मेदारियां आते ही या अपनी प्रॉब्लम आते ही, हमारे सारे उसूल हमारे फ़ायदे के अनुसार तय हो जाते हैं। तो प्रेमानंद जी ने समाज सुधारने के लिए कुछ बोला या समाज में कुछ मतलब नेगेटिव बोला, उसकी मुझे जानकारी ही नहीं है, तो मैं उस पर कुछ भी। अनिरुद्धाचार्य जी ने कुछ बोला था, वो आपने सुना? वो मुझे बड़े अजीब कॉमेडी कॉन्सेप्ट टाइप के लगते हैं, तो उनके बारे में क्या मैं बोलूँ। मुझे तो उनमें जो है ना, कुछ शायद रील उन तक पहुँचे उन्हें बुरा लग जाए, तो मैं सॉरी बोलूँगा। मुझे तो उनके जो शब्द हैं वो गुरु के प्रोटोकॉल को सूटेबल ही नहीं लगता है कि वो एक गुरु के द्वारा इस तरीके के शब्दों का उच्चारण किया चले जा रहे हैं। तो वो इट्स नॉट मेक्स एनी सेंस कि उनकी उन टिप्पणी के ऊपर मैं बयानबाजी करूं, तो ऑल कोलैप्स। कोई बात नहीं सर। क्या कभी आपको किसी कस्टमर ने ऐसी डिमांड की है जो इम्पॉसिबल हो आपके लिए? हाँ, एक कस्टमर अभी आए थे रिसेंटली, आप मेरी रील देखिएगा तो उनको जो है डील हमने बनाई थी 3 हैंडसेट की, और 3 हैंडसेट में हमारा रिकॉर्ड थोड़ा था 54 गिफ्ट्स हमने उन लोगों को दिए थे, 54 गिफ्ट। और 54 गिफ्ट में कोई कंघी तेल शैम्पू नहीं था, उसके अंदर इलेक्ट्रॉनिक अप्लाइंसेस थे, मिक्सर ग्राइंडर थे, कॉफ़ी मेकर थे, ग्लास सेट थे, कप सेट थे, आयरन थी, 10,000 की एमआरपी वाले सूटकेस थे वीआईपी के, सब कुछ था। 54 गिफ्ट लेने के बाद उस आदमी ने जो शब्द बोले वो मेरे लिए बड़े चैलेंजिंग थे। मुझे हंसी भी आई और अभी तक याद है, आपने क्वेश्चन किया, कहते हैं भैया ये मेरे साथ में लड़का है, आपने इसको तो कुछ दिया ही नहीं, आप रील में जो दिखाते हो आपने इससे तो कुछ गिफ्टिंग की हुई। तो मैं ना एकदम शॉक्ड हो गया। मैं कहा यार 54 गिफ्ट जो हमारे लिए आज भी रिकॉग्नाइजेबल है, मेमोरेबल है, कि 54 गिफ्ट उनकी गाड़ी तक पहुंचाने के लिए मैंने 2 लड़के भेजे थे, क्योंकि वो 54 गिफ्ट जो है ना ब्रीफकेस बैग के अंदर भी फिक्स नहीं हो पा रहे थे। टीम गई थी तब भी वो स्टिल अनसेटिस्फाइड हो गए थे कि आपने इनको तो साथ वालों को तो कुछ दिया ही नहीं। तो 54 में से अगर वो 4-5 चीज़ें भी बांट देंगे तो उसमें मुझसे क्यों डिमांड कर रहे हैं? लेकिन लोग तो ये भी कहते हैं ना फ़ोन लेने के बाद आपसे, भैया इस पर गार्ड और चढ़वा दीजिए। नहीं, वो हम चढ़ा के देते हैं ऑलमोस्ट, बट अभी भी जैसे एक केस अभी भी हुआ था, 1999 रुपये में iPhone 6s Plus गया था, तो वो भी अनसेटिस्फाइड थे कि कवर गार्ड तो मिला ही नहीं। तो भाई इतना ही। अभी आपको एक दिन के लिए बॉलीवुड स्टार बनने का मौका मिले तो आप कौन सा कैरेक्टर पसंद करेंगे? कैरेक्टर बॉलीवुड स्टार का? हाँ, बॉलीवुड स्टार का कैरेक्टर, देखिए मेरी जो चॉइस है ना, वो वैसे तो देखो सभी आदमी कहेगा मैं अमिताभ बच्चन बनना चाहूँगा, कोई कहेगा मैं सनी देओल बनना चाहूँगा, कोई कहेगा मैं संजय दत्त बनना है, सनी देओल, जो भी आप बोलना चाहें। लेकिन अब मैं किसका नाम लूँ कि मैं क्या बनना चाहूँगा?
मैं बनना चाहूँगा जैसी मैं ज़िंदगी जीना चाहता हूँ मैं बस वैसे जीना चाहूँगा। मैं किसी के अंदर जा कर के कॉपी नहीं करना चाहूँगा कि हाय मुझे वैसा बना दो। मेरी अपनी एक आइडेंटिटी हो, मैं कभी किसी को कॉपी ना करूँ, मेरे अपने सिद्धांत, अपने उसूल, मेरा लिविंग स्टाइल, तो आदमी ये नहीं कह सके कि मैं वो बना था। कभी किसी और से कोई क्वेश्चन किया जाए तो वो कहे कि मैं पीयूष मल्होत्रा जैसा बनना चाहता हूँ, तो वो मेरी सोच रखती है। मोबाइल इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा डिमांड किस ब्रांड की रहती है और आपका फेवरेट कौन सा है? डिमांड रहती है आईफोन की और मेरा फेवरेट है सैमसंग। ये तो क्रॉस हो गया ना, आप सेल आईफोन कर रहे हैं और आप चला सैमसंग रहे हैं। देखिए नाई कभी अपने बाल नहीं काटता है, तो आपको कटवाता आईफोन है। क्यों नहीं पसंद है? मेन बेसिकली मेरे लिए देखिए प्रॉब्लम चैलेंजिंग क्या आती है, जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी शायद इसके अंदर आर्टिकल जारी हुआ है एक कि कॉल रिकॉर्डिंग करना बैन हो गया है, लेकिन मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है। सैमसंग में मैं करवाता नहीं हूँ, ऑटोमेटिकली हो जाती है। सैमसंग का इनबिल्ट फीचर है, सैमसंग के पास लाइसेंस है। तो कभी कभी बातें जो है रिकॉर्ड करना बहुत ज़रूरी हो जाती हैं, क्योंकि हमारे पास दुकान पे भी कभी किसी का बिल खो गया फॉर एग्जांपल, उसको बिल चाहिए तो हमने कह दिया कि कल मिलेगा परसों मिलेगा, तो वो पुलिस वाला बन के वहाँ से धमकी गाली गलौज, तो उसको तुरंत हम जो रिकॉर्ड कर लेते हैं तो एक एविडेंस मिल जाता है। इसलिए हम लोग आईफोन यूज़ नहीं करते हैं कि हमें कॉल रिकॉर्डिंग मेन पर्पस है, तो कॉल रिकॉर्डिंग की वजह से सैमसंग एक स्टेप जीत जाता है। सभी को पता चल ही चुका होगा कि फेक आईफोन कौन बेच रहा है, रियल आईफोन कौन बेच रहा है। तो बहुत अच्छा लगा पीयूष मल्होत्रा जी के साथ आज बात करके, और सभी लोगों को पता चलेगा कि एमएस मोबाइल शॉप बनी कैसे और आगे तक चल कैसे रही है, और फेक आईफोन सेल किए जा रहे हैं, ओरिजिनल सेल किए जा रहे हैं। और रही बात गिफ्टिंग की, तो जो चीज़ बोली जाती है रील्स के अंदर वो गिफ्टिंग की भी जाती है। ऐसा नहीं है आप लोग कमेंट कर देते हो कि गिफ्ट नहीं दी है, हम तो वहाँ गए थे वहाँ गए थे, ऐसा कुछ भी नहीं है। नेगेटिविटी मत फैलाइए। वापस सर के साथ फिर मिलेंगे, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।